हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था बाढ़, सुखाड़, उसमें सुनामी, चक्रवात और अन्य सभी मुख्य बातों पर भी हम लोगों ने उस पर चर्चा किया था। आग के बारे में चर्चा किया था, उसके बचाव के बारे में, क्यों होता है इस तरह से भूकंप, बाढ़ क्यों आता है, सुखाड़ क्यों आता है। अब उसके बाद पार्ट 2 ये वीडियो बन रहा है, जिसमें आपदा प्रबंधन हम लोग डिस्कस करेंगे। भूकंप पढ़ेंगे, है ना, भूकंप पढ़ेंगे हम सब। उसके बाद सुनामी पढ़ेंगे, चक्रवात पढ़ेंगे, भूस्खलन, हिमस्खलन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम सब। चलिए, देखिए भूकंप क्या है। देखिए पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी, देखिए भूकंप क्या है। भू मतलब क्या होगा, भूमि, और कंप मतलब कंपन। पृथ्वी के आंतरिक एवं बाहरी कारणों से, आंतरिक कारण भी हो सकता है और बाहरी कारण भी हो सकता है ना, के कारण जो है पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक घटना, जैसे कि प्लेटों को टकराने की वजह से, देखिए भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन होता है। देखिए ये दो प्लेट है, क्या है, ये प्लेट है और दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है ना, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और दोनों जब टकराती है तो रूपांतरित गति की, इस गति को हम लोग रूपांतरित गति कहते हैं। तो प्लेटों को घर्षण के कारण क्या आता है, हम लोग का भूकंप आता है। ये तो आंतरिक कारण। बाहरी कारण जैसे कोई कोई बम, बहुत बड़ा बम फोड़ दिया जाए तो उससे भी पृथ्वी पर क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। तो ये जो हो गया बाहरी कारण हो गया, आंतरिक कारण हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। अब देखिए भूकंप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, है ना। भूकंप उद्गम केंद्र क्या होता है। देखिए भूकंप ये बिंदु जहाँ से उत्पन्न, और इसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं या मूल केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से ऊर्जा का यहाँ से निकलता है ना, प्रवाह होता है, उसको हम लोग मूल केंद्र या उद्गम केंद्र कहते हैं। और उसके डायरेक्ट समकोण ऊर्ध्वाधर जिस पृथ्वी के बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं ना। तो देखिए वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र भूतल पर वह बिंदु, वह केंद्र या वह बिंदु जो केंद्र के समीप होता है, समीपतम होता है, इसके जो फोकस के क्या होता है, समीपतम होता है ना। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंग महसूस किया जाता है, मतलब भूकंप सबसे पहले अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र, तो ये होगा अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र से जो ही दूर जाएंगे हम लोग, क्या होगा, प्रभाव इसका क्या होगा, प्रभाव क्या होगा हम लोग का, कम होगा। अधिकेंद्र से जितना दूर जाएंगे भूकंप का प्रभाव कम होते जाता है। और जो ही इसके तरफ जाएंगे तो हम लोग का भूकंप का प्रभाव ज़्यादा होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भूकंप का प्रभाव सबसे ज़्यादा, अधिकेंद्र पर भूकंप का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। पूछेगा भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होता है, तो अधिकेंद्र पर होता है ना। और अधिकेंद्र ठीक समकोण पर या ऊर्ध्वाधर आप कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर होता है। चलिए ऊर्ध्वाधर होता है ना। इसके बाद भूकंप क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भारत में कहाँ कहाँ भूकंप आते रहते हैं ना, उस क्षेत्र पर बात करेंगे। ठीक है, भूकंप क्षेत्र भारत में जो है, भूकंप क्षेत्र भारत को कितने 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 भूकंप क्षेत्र। जोन 1 पहला जानिए, जोन 1 वैसा क्षेत्र जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। जैसे दक्षिण का पठार, हम लोग भारत में जो है दक्षिण का पठार जो पढ़े थे, प्रायद्वीपीय पठार, वहाँ पर भूकंप का सबसे जो है कम खतरा होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है, इसलिए वहाँ पर
कम आपको भूकंप का प्रभाव दिखता है। उसके बाद जोन 2 हो गया। जोन 2 क्या हो गया, प्रायद्वीपीय पठार के तटीय मैदान। तटीय मैदान हम लोग पढ़े थे, है ना, तो उस सभी मैप में दिखाएंगे। तटीय मैदान जहाँ भूकंप की तीव्रता बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है ना। ये हो गया जोन 2। अब जोन 3 के बारे में पढ़ेंगे हम सब। और देखिए इसके अंतर्गत मुख्यतः जोन 3 में कौन कौन आते हैं, पूछेगा जोन 3 में कौन कौन आएगा, तो मुख्यतः सिंधु गंगा के मैदान वाले जो क्षेत्र है उसमें जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। जोन 4 के अंतर्गत हिमालय के जो शिवालिक क्षेत्र, हिमालय, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, असम के घाटी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार, ये सब किस में आते हैं, अधिक खतरनाक क्षेत्र में आते हैं, मतलब जोन 4 में आते हैं। जोन 5 में कौन आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भूकंप आता है। उत्तराखंड, सिक्किम, एवं कच्छ के प्रदेश, जहाँ पर भूकंप सर्वाधिक आते हैं। तो आप देखें जोन 1 में मैप के थ्रू देख लेते हैं एक बार। देखिए जोन 1, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये जो प्रायद्वीपीय पठार हम दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जोन 1 हो गया इसको। और ये देखिए इसके तटीय जो मैदान ये दिख रहा है, जो मैदानी भाग दिख रहा है, ये आपको जोन 2 के तरह तहत आएगा। यहाँ पर ये बहुत कम होता है भूकंप। लेकिन देखिए जोन 5 में कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र जो दिख रहा है, यहाँ पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव दिखने को मिलता है। और इसके बाद देखिए ये देखिए जोन 3 में कौन आ गया, ये मैदानी क्षेत्र आ गया। कौन है ये, मैदानी क्षेत्र, जिसमें कौन कौन आ गया, बिहार आ गया, यूपी आ गया, आपको राजस्थान आ गया, ये सभी क्षेत्र आ गए, है ना। और देखिए जोन 4 में कौन आता है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार भी किस में आता है, पूर्वोत्तर जोन में ही आता है। तो सर्वाधिक जो है कहाँ रहता है भूकंप का प्रभाव, तो जोन 5 में रहता है। उससे कम जोन 1 में, उसके कम जोन 3 में, उसके बाद जोन 2 में, उसके बाद जोन 1 में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा आप सबको। आगे बढ़ते हैं, भूकंप का प्रभाव क्या क्या होता है ना। देखिए भूकंप का प्रभाव क्या है, देखिए भूमि क्या हिलना, भूकंप क्या हो सकता है, भूकंप आने पर क्या हो सकता है, या तो भूमि हिल सकता है। उसके बाद भूस्खलन हो सकता है, मतलब कि जो है भूमि जो है अलग हो सकता है। जैसे कि कोई पहाड़ है तो पहाड़ का कोई भाग टूट जाएगा, या कोई पहाड़ पर किसी स्थल को खिसक जाएगा, तो इसको हम लोग भूस्खलन का भी हो सकता है घटना। भूकंप के प्रभाव से यदि समुद्र में वही भूकंप आ जाएगा तो सुनामी हो जाएगा। बांध एवं तटबंध टूट जाते हैं, जैसे कि भूकंप आया और आप देखेंगे बांध टूट गया, है ना। या हिमस्खलन, जैसे हिम के जो टुकड़ा जो है वह जो है अलग हो जाएगा, तो उसको हम हिमस्खलन कहेंगे। इमारत टूटना, ये तो गिरना सामान्य सी बात है कि घर गिर जाता है, ये सभी भूकंप के प्रभाव होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए भूकंपीय तरंगों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। पूछेगा भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंग को बताएं, है ना। या पूछेगा भूकंप क्या है, भूकंप के जोन को दर्शाएं। तो ये सभी चीज़ आप लिख लीजिएगा, है ना। या आगे भूकंप क्या है, तो भूकंपीय तरंग। तो भूकंप देखिए भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं आपको, तो 3 प्रकार के, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। सबसे पहले धरातल पर पहुंचता है, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले धरातल पर पहुंचने वाला तरंग कौन है, तो आप ऑप्शन में क्या मारिएगा, पी तरंग मारिएगा। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में यात्रा करता है, और यह सबसे पहले इसलिए पहुंचता है कि ये आपको पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के जो है बटा हुआ है ऊपरी भाग जो है भूपरपट्टी कहलाता है, यह भूपरपट्टी कहलाता है। उसके बाद ये कहलाता है सियाल कहलाता है ना। मेंटल कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसके बाद मेंटल कहलाता है, ये वाला भाग मेंटल कहलाता है। और ये वाला भाग आपको जो है केंद्र कहलाता है। ये भाग जो है सॉलिड भाग है, और ऊपर में भी सॉलिड भाग है, और बीच वाला जो भाग है जो क्या है, लिक्विड भाग है। तो आप जान रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड जो तीनों में जो गमन कर रहा है, यह तीनों में गमन कर रहा है, इसलिए सबसे पहले जो है पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है ना। दूसरा एस तरंग, यह तरल से नहीं गुजरता है। एस तरंग क्या होता है, तरल से नहीं गुजरता है। और एल तरंग जो है सर्वाधिक दूरी तय करने वाला तरंग है। याद करने का तरीका है, एल से लॉन्ग, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में सर्वाधिक दूरी तय करेगा। पी मतलब कि सबसे पहले, पी से क्या हो गया, पहले पहुंचेगा किस पर, भूकंप पर, और पृथ्वी की सतह पर। और एस मतलब कि तरल से यह नहीं गुजरेगा। तो आप लिख लीजिएगा भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंग क्या है। इसी तरह से आपको फ्लू चार्ट में ही दर्शाना है, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आप एग्जाम में जब जाइएगा। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के उपाय, भूकंप क्या है, इसके प्रभाव को कम करने के उपाय बताएं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक प्रश्न है, ठीक ना। चलिए
इसके प्रभाव कम कर भवनों का क्या आकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भूकंप का प्रभाव कम करने के लिए भवनों का आकार कैसा होना चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए तथा साधारण नक्शा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा कॉम्प्लिकेटेड नक्शा इस तरह से बनाया है कि जो है थोड़ा सा भी इधर आएगा तो फोर्स एम्बुलेंस हो जाएगा, तो नहीं, आयताकार भवन होना चाहिए ना, जो भूकंप रोधी घर होते हैं। उसके बाद लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर एवं कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। जो लंबी दीवार होता है, जो लंबा दीवार बना रहे हम लोग, तो उसके लिए क्या क्या किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम सर, उस चीज़ों के लिए हम लोग कंक्रीट का प्रयोग करेंगे, ईंट का प्रयोग करेंगे, पत्थर का प्रयोग करेंगे। और जो नींव जो मजबूत करने के लिए हम लोग क्या भूकंप रोधी नींव बनाएंगे। और दरवाजे एवं खिड़कियाँ भी क्या करेंगे, भूकंप रोधी बनाएंगे। तो ये प्रभाव कम कर सकते हैं, इसके बचने के उपाय क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। भूकंप के प्रभाव कम करने के लिए पूछेगा तो ये सब भी लिखिएगा, या भूकंप के बचाव को उपाय पूछेगा तो उसके लिए अलग लिखिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो दोनों में से कोई लिख दीजिएगा, बात दोनों सही ही होगा, है ना। भूकंप से बचाव के उपाय क्या क्या है, भूकंप रोधी घर का निर्माण, मकान का निर्माण कराएंगे। उसके बाद सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। भूकंप के सटीक पूर्वानुमान लगाएंगे कि कब भूकंप आने वाला है, किस क्षेत्र में आने वाले हैं। जनता को भी जागरूक बनाएंगे कि भूकंप आने से आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह से आप आकस्मिक बचाव कर सकते हैं। और विद्यालय के बच्चों को भी भूकंप की जानकारी देना चाहिए। इसीलिए आप लोग के भी सब्जेक्ट में भूकंप और या आपदा संबंधी जो है एक चैप्टर पढ़ना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए है ना। यह देखिए, अन्य सब्जेक्ट आप पढ़कर भले ही आपको उसको अप्लाई डायरेक्टली ना करें, लेकिन इसका आप उपाय डायरेक्टली कर सकते हैं अपने जीवन में जी। पूछेगा सर्वाधिक जो है भूकंप वाला क्षेत्र का, जापान देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं। सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र पूछ देगा तो आप क्या लिखिएगा, सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र आप लिखिएगा पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद अग्निवलय क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र उसमें लिखिएगा। और ये जो आपको मैप हो गया, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, आप केवल यही क्षेत्र लिख देना है ना। उसके बाद ये देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये हो गया, इसको दर्शा दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं सुनामी। भूकंप खत्म हो गया, भूकंप से उसमें ही प्रश्न बनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न बनने के यदि कहीं चांसेस हैं तो भूकंप और सुनामी से ही बनेंगे। देखिए सुनामी क्या है, महासागरीय के आंतरिक पृष्ठीय भाग में उत्पन्न हलचल को क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। अर्थात समुद्र तल पर भूकंप उत्पन्न होने के कारण तरंगों के लहरदार होकर तटीय क्षेत्रों में हानि पहुंचाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी तटीय क्षेत्रों में मानव, जीव जंतु, मकान, उद्योग आदि को बड़े पैमाने पर क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो सुनामी की वजह से तटीय क्षेत्रों में काफ़ी माल जाल की हानि होती है ना। तो पूछेगा सुनामी का प्रभाव कहाँ दिखता है, तो तटीय क्षेत्रों में। इसके बचाव के उपाय क्या है, पूछेगा प्रश्न सुनामी क्या है, इसके बचाव के उपाय क्यों लिखे, है ना। या भूकंप एवं सुनामी के बचाव के उपाय के लिखे, तो दोनों के उपाय लिख दिए, पहले भूकंप लिखिएगा, सुनामी लिखिएगा और दोनों के बीच के जो है उपाय लिख दिए। या भूकंप और सुनामी में अंतर कहेगा तो एक तरफ भूकंप लिख दीजिएगा, दूसरी तरफ सुनामी लिख दीजिए, दोनों तरफ के बचाव के उपाय भी उसमें लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको उत्तर उसमें एक सही उत्तर हो जाएगा। बचाव के उपाय पढ़ते हैं। बचाव के उपाय में हम लोग जानेंगे समुद्र के तलीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति लगाना। मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक कौन सा है, तो मैंग्रोव वनस्पति। और ये देखिए समुद्री जो क्षेत्र में है यह जो है काफ़ी, यदि जब लग जाता है तो भूकंप के प्रभाव को या सुनामी के प्रभाव को कम करता है। जो जितने भी हवा तेज़ी से हवा आते हैं, तेज़ी से जो है पानी आते हैं, तो उसको रोकने का प्रयास करता है ना। उसके बाद समुद्री तटीय क्षेत्र कंक्रीट के तट जो है वो जो है कंक्रीट का बनाना चाहिए, पत्थर का या पत्थर बालू गिट्टी का बनाना चाहिए, है ना। समुद्री क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि सुनामी से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या इसके आप इसमें किस तरह का, और यदि आप विकास कर रहे हैं तो किस तरह का वहाँ पर घर बनाइएगा, किस तरह से वहाँ पर दवा के लिए या जो भी है वहाँ पर किस तरह से लोगों को वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए। उसके बाद सुनामी को पूर्वानुमान लगाकर सूचित करना चाहिए लोगों को कि यहाँ पर
जो है सुनामी आएगा। पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे, तो संचार संवेदी उपग्रह होता है जिसको हम लोग, आप सुनते होंगे कि यह देश जो उपग्रह भेज रहा है, तो क्यों भेज रहा है भाई, सेटेलाइट क्यों भेज रहा है, क्या लाभ है, यही लाभ है कि सुनामी के प्रभाव को बताएगा, भूकंप के प्रभाव को बताएगा, ये सभी क्या है उसके जो है काम है। इसलिए हम लोग भेजते हैं कि वर्षा कितना होगा, कहाँ पर किस तरह के वर्षा होगा, ज़्यादा वर्षा होगा, कम होगा, तो मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरसंचार का हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद सरकार एवं एनजीओ के माध्यम से लोगों का मदद करना, तो ये सभी उपाय हो सकते हैं। आप इसको रट जाइएगा, आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं इन सभी प्रश्नों को। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा का जो है आप एग्जाम्पल याद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो एक प्रश्न रहता ही रहता है वहाँ से। भूकंप संभावित क्षेत्र में एक भवन किस तरह का होना चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए, अभी जस्ट पढ़े हैं ना। बाढ़ से हानि क्या हो सकती है, तो फसल का हानि हो जाएगा, पशुओं का हानि हो जाएगा, भवन का भी हानि होगा, यहाँ तक मानव का भी हानि होगा, तो ये सभी बाढ़ की हानि हो सकती है। कृषि सुखाड़ क्या है, मिट्टी के नमी के अभाव को क्या कहते हैं, कृषि सुखाड़ कहते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है जो भवन जो है वह जो है दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए, दूर ऊंचाई पर भवन का निर्माण कराना चाहिए। उसके बाद संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है, केबल टूट जाता है, जो केबल टूट जाता है तो संचार संबंधित जो है जितने भी व्यवस्था है वो बाधित हो जाते हैं। दूर संवेदी उपग्रह, रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग क्या होता है हम लोग का, तो उसका उपयोग हम लोग का मौसम विज्ञान में होता है। कहाँ होता है, मौसम विज्ञान में होता है। दूर कहाँ होता है बाबू, तो मौसम विज्ञान में होता है, मौसम विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। बिहार, देखिए बिहार के जो दो क्षेत्र है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। देखिए उत्तरी बिहार जैसे मुजफ्फरपुर और अन्य क्षेत्र उधर जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, उस सभी क्षेत्र उत्तरी बिहार आ गए, वहाँ पर बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहता है। लेकिन हम दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, जहाँ पर गया हो गया, नवादा हो गया, ये सभी क्षेत्र हो गया, रोहतास हो गया, ये सभी क्षेत्रों में सुखाड़ का प्रभाव दिखता है। तो बिहार की जो है स्थिति इसलिए भी दयनीय है कि यहाँ पर जो आपदा भी बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे कि बाढ़, सुखाड़, इसके साथ ही साथ यहाँ पर कृषिगत काफ़ी हानि होती है। अब जान रहे हैं कि बाढ़ के चलते फसल का हानि पहुँचाता है, उसी तरह सुखाड़ के भी फसल में पूरी तरह से हानि पहुँचाता है। बाढ़ का कारण क्या है, जल का अधिकता, वहीं जो सुखाड़ के क्या है, जल की कमी है। सुखाड़ से बचाव क्या है, जल का संग्रहण करना चाहिए। और देखिए सुखाड़ का प्रभाव जो है धीरे धीरे दिखता है। ये जो रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतना आप रट के एकदम जाना है। इसके बाद चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात जब देखिए समुद्र, ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है, तो समुद्र में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए कहाँ उत्पन्न होता है। देखिए समुद्र में जब निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, और जहाँ भी निम्न सूर्य के ताप वहाँ पर तेज़ी से पड़ता है तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, और उसके आसपास में क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र हो जाएगा। और हम जान रहे हैं कि जब हवा किधर से किधर जाता है, तो निम्न दाब क्षेत्र से कहाँ जाता है, उच्च दाब क्षेत्र तक जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हवाएं जो है जाने लगेगी, जिसके कारण जो घूमने लगता है, घूर्णन प्राप्त कर लेता है, और जो घूमते घूमते क्या करता है, पूरे क्षेत्र को जो है बहुत हानि पहुंचाता है। तो देखिए क्या है, जब किसी क्षेत्र में निम्न दाब केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दाब बनता है, तो बाहर के केंद्र की ओर से बड़ी तेज वायु अंदर की ओर चली जाती है, और इसी का कहते हैं हम लोग चक्रवात कहते हैं। यही घूमते घूमते पूरे तटीय क्षेत्रों में, किस भारत के तटीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रभाव करते हैं, प्रभाव डालते हैं ना। उसके बाद पढ़ेंगे भूस्खलन क्या है। इसको याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ये भी 2 नंबर में कि भूस्खलन क्या है ना। भूस्खलन का सामान्य अर्थ है धरातलीय हलचल, जैसे भूकंप वगैरह। धरातलीय हलचल से पत्थर खिसकना, पत्थरीली मिट्टी के वजह से पत्थर उस पर जितने मिट्टी बहने लगा, ये पत्थर हो गया और ये सभी टूट कर बहने लगा, ये सभी टूट कर बहने लगा, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, भूस्खलन कहेंगे। आप देखते हैं कि ये भी किस क्षेत्र में, तो ये जो उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में एक मिलेंगे, है ना। इसका प्रभाव, भूस्खलन का प्रभाव देंगे। आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप वो चीज़ों को देखे नहीं हैं, लेकिन आप यूट्यूब के माध्यम से आप उसका देख सकते हैं, है ना, क्या कहलाता है उसके एनिमेशन। देखिए भूस्खलन का अनेक रूप है, जैसे सल एवं मृदा का अवपतन, इसमें अचानक जो है स्थानांतरित हो जाता है। पत्थर को
अचानक टूट जाना, बह जाना, ये क्या है? भूस्खलन के प्रकार, एक प्रकार का। बड़े शैल का टूट कर गतिमान हो जाना, बहुत बड़ा पर्वत है और उसका जो है पत्थर, जो पर्वत है और इसका पत्थर टूट कर बहने लगेगा नीचे, तो इसको क्या कहेंगे? गतिशील हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? भूस्खलन। शैल के गिरना जारी रहना, या टूट टूट कर लगातार गिर रहा है, या वर्षा के पानी के साथ जो है मिट्टी का धंस जाना, ये जो दो क्षेत्र है। और ये जो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र यहाँ से धंस गया इधर नीचे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग भूस्खलन कहेंगे। इसके बाद हिमस्खलन क्या है? देखिए, हिमस्खलन का अर्थ है कि हिम का पिघलना। देखिए, हिम जो है पत्थर टूट कर पिघल जाता है और इसके कारण क्या होगा? अब जान रहे हैं कि जब पिघलेगा तो हिमालयी नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है, जहाँ से पूरी तरह से बर्फ़ होता है और बर्फ़ पिघल कर नदियों में जल का मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण मैदानी भागों में बाढ़ की समस्या हो जाती है। दूसरा, समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे जितना ही पिघलेगा समुद्र का स्तर बढ़ते जाएगा, तो जो है तटीय जितने भी शहर उसको डूबने की संभावना ही होगी। और उसके बाद पेयजल की कमी हो जाएगी। अब जान रहे हैं कि हमारे जो है पीने वाला जल जो है बर्फ़ के रूप में, जो है बर्फ़ के रूप में क्या है, वह टिका हुआ, तो वो पिघल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे क्षेत्रों में पेयजल की कमी हो जाएगी आने वाले समय में, अभी नहीं, ठीक ना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। एक और वीडियो पार्ट 3 एक अप्लाई होगा, है ना, पार्ट 3 डालेंगे। लेकिन इतना चांस है कि इतना ही जो है बिहार बोर्ड जो है इतना ही में जो है प्रश्न आपको पूछेगा, है ना। एक और वीडियो अप्लाई करेंगे, डालेंगे, जिसके पूरी तरह से कवर हो जाएगा आप सबका जो है सिलेबस। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चलिए, और आप अपना तैयारी जारी रखें ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें।